हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ सारनाथ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ चलिए। आइए। से निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं बनारस। हमारे चंचल की जन्म स्थान पर जा रहे हैं। हमारी चंचल पैदा हुई थी जब वो इतनी छोटी सी थी। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है एक ऐसी जगह के लिए जो आज से 2500 साल पुरानी है, जहाँ का इतिहास महान सम्राट अशोक ने गढ़ा है, जो कि यहाँ से 450 किलोमीटर दूर है। रास्ता बहुत लंबा है, तो चलिए ठीक है, वहाँ पहुँच के आपसे दोबारा मिलते हैं। तो 7-8 घंटे के लंबे सफ़र के बाद अब हम पहुँच चुके हैं सारनाथ। और सारनाथ आने के बाद जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है यहाँ की खुशबू। आप इतना ज़्यादा प्रभावित होंगे यहाँ की खुशबू से, चाहे सुबह शाम आधी रात किस भी समय हो, कहीं पर भी हो, आपको वो खुशबू छोड़ेगी ही नहीं और इतनी अच्छी लगेगी कि आप उसे कभी भुला ही नहीं पाएंगे, यकीन मानिए। तो हम लोग आ चुके हैं सारनाथ के कैंपस में। यहाँ सामने आप लोग देख रहे होंगे कि दुकानें अभी सारी की सारी बंद हैं। चलिए वो तो खुलती रहेंगी, वापसी में घूम लेंगे। हम चलते हैं टिकट घर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर खुदाई हुई थी उसकी एंट्री पर। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काउंटर नहीं है, काउंटर बहुत पीछे है। यहाँ पर ऑनलाइन टिकट लेने की व्यवस्था ज़रूर है। यहाँ आसपास के जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें जो है कि ऑनलाइन लेने की व्यवस्था है, तो हम लोग ऑनलाइन टिकट करा चुके हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। आप मेरे उल्टे हाथ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए पानी की व्यवस्था है। आप लोगों में से जिसको भी प्यास लगी हो, पी लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़िए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहीं से हम लोग वापस भी आएंगे। यही वो जगह है जहाँ से आप एंट्री भी लेंगे और एग्जिट भी लेंगे। तो चलिए, ये जो आपको सीधे हाथ पे ईंटों की संरचना दिख रही है, यही वो अवशेष हैं जो खुदाई में निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारनाथ का अस्तित्व 3 लोगों की वजह से है। पहले हैं तथागत बुद्ध, जिन्होंने यहाँ पे पहला उपदेश दिया। दूसरे हैं महान मौर्य सम्राट अशोक, जो बुद्ध से प्रभावित होकर उनके सम्मान में, उनकी याद में कई स्मारक, अभिलेख, अशोक स्तंभ, स्तूप ये सब बनवाए हैं और बुद्ध के उपदेशों का बहुत ही प्रचार प्रसार किया है। और तीसरे हैं ब्रिटिश शासन के पुरातत्व विभाग के सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने अशोक और बुद्ध को वापस जमीन से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया, जिसे बुद्ध और अशोक के विपरीत सोच वालों ने धरती में नष्ट करके दबा दिया था। और ये जो सामने आप भीड़ लगी हुई देख रहे हैं ना, यहीं पर मिला है अशोक स्तंभ, जो कि हमारे इतिहास के साथ साथ आज भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। आइए जानते हैं क्यों। ये जो पत्थर के टुकड़े आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि इसी स्तंभ पर जो 4 शेर वाली आकृति थी, जिसमें 4 शेर आपस में पीठ लगा करके आप बैठे हुए हैं, वो आज भारत राष्ट्र का प्रतीक है। और हमारे झंडे में जो नीला गोल चक्र है, वो भी इसी आकृति से दिया गया है। इस खंभे की लंबाई लगभग 15.25 मीटर है, जो बहुत लंबा होता है। और ये खंभा नीचे से ज़्यादा चौड़ा और ऊपर पतला है। इस स्तंभ पर 3 अभिलेख भी पेरे गए हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि में अशोक के 3 शासनादेश हैं। पहला शासन आदेश, जिसमें संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों को विघटनकारी प्रवृत्तियों के निषेधार्य चेतावनी दी गई है। दूसरे में कौशाम्बी के किसी कुषाण शासक के शासन के 40 साल के बारे में जानकारी दी गई है। और तीसरे शासनादेश में
समितियां, संप्रदाय तथा वस्तीपुत्रक विचार के शिक्षकों के बारे में वर्णन मिलता है। और ये तस्वीरें जब खुदाई की जा रही थी तब ली गई थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये टूटे फूटे कुछ पत्थर से लग रहे हैं। इसमें ज़्यादातर खड़े पिलर से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ कोई जगह ऐसी बनाई थी उन लोगों ने, जिसमें आते थे, बैठते थे या किसी तरह का पूजा वूजा करते होंगे। पत्थर देखिए कितने ज़्यादा पुराने टूटे फूटी हालत में हैं, है ना। ये काफ़ी, वैसे देखने में इसके ऊपर जो नक्काशी है ये बहुत ही देखने लायक है। और ये जो लाल रंग की आप दीवार सी बाउंड्री से देख रहे हैं, ये दरअसल हिरन बाग है। इसमें बहुत पहले से, लगभग 25-30 साल से तो हिरन देखे ही हैं सबने। उसके पहले का कितना पुराना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये बहुत ही पुराना हिरन का बाग है। और यहीं पर ये हिरन बाग के सामने ये आप जो देख रहे हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये ढेर सारे कमरे वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये साथ साथ में आप पिलर वगैरह भी देख रहे हैं। हो सकता है ये किसी भवन का एक टुकड़ा हो, जो अब इस तरीके से निकल के आया है सामने। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं आ रही है। जैसे ही पता चला, किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये देखो, ओ माय गॉड, देखा, इधर से आओ। सब बारिश अरे ये तो ना भी आ गया, पता नहीं कितने की गिरा न देना। ग्रिड की सीन कितने बाल हैं। आओ आओ, हाँ कर रहे आए नहीं पाए, देखो कितनी अच्छी चीज हम तुम्हें दिखा रहे हैं। आ जाओ। अरे छोटा सा बच्चा भी है, वो देखो छोटा सा बच्चा, ओ माय गॉड। ये सब खाता ही रहा था। और नीचे कर एक हिरन। सभी लोगों को हिरन देख करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और वैसे भी अब शहर में इतनी आसानी से तो हिरन देखने को मिलता नहीं है ना। बच्चे देखिए कैसे ऊपर चढ़ चढ़ करके देख रहे हैं। सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और हिरन भी काफ़ी खूबसूरत थे। तो चलिए अब टाइम हो गया आगे चलने का। ये जो आप सामने स्तूप देख रहे हैं, अभी हम लोग यहीं पर जाएंगे, देखेंगे इसको, पास से देखेंगे जा कर के कितना खूबसूरत है। दूर से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। ये जो आप साइड में हमारे रास्ता देख रहे हैं, अभी हम लोग यहीं से होते हुए आगे की तरफ जाएंगे और थोड़ा पास से देखेंगे। चलिए चलते हैं फिर आगे। सामने जो आप लोगों को बैठा देख रहे हैं, ये बाहर से आए हुए ज़्यादातर लोग हैं। कोरिया से, चीन से, लाओस से, म्यांमार से, जहाँ पर भी धर्म को ये जो मानने वाले लोग हैं दूसरे देशों में, वो अक्सर यहाँ आकर के इस तरह से बैठ कर के प्रेयर करते हैं। अब ये अपनी भाषा में कर रहे हैं या किसकी भाषा में करें इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आइए अभी थोड़ी देर में आगे चलते हैं, तो हम आपको इनकी भाषा भी सुनाएंगे या किस भाषा में ये अपना प्रेयर कर रहे हैं ये हम आपको सुनाते हैं। आप भी देखिएगा, जिसको जानकारी हो थोड़ा सा बता दीजिएगा। यहीं पर सामने आपको ये पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था भी मिल जाएगी, तो इस चीज़ की परेशानी यहाँ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेयर सुनिए इनकी आप लोग थोड़ी सी। ये सारनाथ की सबसे बड़ी संरचना है। इसका नाम धम्मेक स्तूप है।
ये वही जगह है जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और बौद्ध संघ की स्थापना की थी। ये स्तूप ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले बनाया गया है। मतलब आज 2025, ये 2025 साल हो गए और ईसा मसीह के पहले के 300 साल यानी कि 2325 साल इस स्तूप को बने हुए हो गए हैं। सम्राट अशोक ने तो इसको बनवाया ही था, लेकिन कहते हैं इसके ऊपर जो फूलों की ये नक्काशी है ये गुप्त काल की बताई जाती है। और इस स्तूप की चौड़ाई लगभग 28 मीटर और ऊंचाई लगभग 43.6 मीटर है। देखिए जरा इसको, जब आप इसके सामने खड़े होंगे, पास खड़े होंगे, तब आपको इसकी ऊंचाई चौड़ाई सारी चीज़ें नजर आएंगी। ये जो आप बैनर देख रहे हैं इसके पीछे भी एक मंदिर है। जब यहाँ से हम निकलेंगे और बाहर से जाएंगे तब बाहर से जाकर के इसकी एंट्री है। इसकी एंट्री पहले यहीं से, जब हम छोटे थे तो यहीं से एंट्री थी, लेकिन अब बंद हो चुकी है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसके, ये जो स्तूप गया है इसके ऊपर ये लोहे की पट्टी या जंजीर से ये पूरा ऊपर टॉप तक गया है। जैसे कि जब अर्थ के लिए, जैसे अगर कोई बिजली कड़कती है तो ये ऊपर से जितनी जो बिजली कड़क रही है उसको ग्राउंड कर देगी। देखिए कितना बड़ा है, देख के एकदम मज़ा आ जाता है। यहाँ पर बस इतना ही था, स्तूप था, कुछ स्मारक थे और हिरन पार्क था। तो अब जो है कि हम लोग थक चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक छोटा सा प्रतीक्षालय टाइप का मान लीजिए, जहाँ आराम से आदमी बैठ के आराम कर सके, और कुछ है नहीं। ये कोई मंदिर नहीं है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है, चलिए आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन चाव अच्छी है और गर्मियों में इस पर ठंडक अच्छी है। ये देखिए, ये है जो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ लगती है। मतलब लोग इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, दिमाग उनका ख़राब कैसे हो सकता है। यहाँ आएंगे और एक अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ को एकदम से काट पीट करके अपना नाम लिख करके चले जाएंगे, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। ये देखिए, वाह, इन लोगों को तो सल्यूट करना चाहिए। बेवकूफ़ हैं एक नंबर के, जिधर देखिए उधर है, जहाँ देखिए तहाँ नाम लिखेंगे और चीज़ों को बर्बाद करना इनका पेशा होता है। जैसे देखिए कितना गंदा लगता है। चलिए तो अब चलते हैं बाहर, और बाहर जो मंदिर है वो देखते हैं चल के, क्योंकि यहाँ तो इतना ही था। बाकी और भी मंदिर और एक दो चीज़ें और हैं, वो हम बाहर चल के आपको दिखाते हैं। चलिए हम आ गए हैं बाहर। बाहर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की। आप रोड साइड चलेंगे तो फुलवारी एक साइड से पूरी है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे मिलेंगे आपको, और दूसरी तरफ दुकानें, और साइड, दोनों साइड पे ये जो दीवार सी आपको दिख रही है इस पे पेंटिंग वगैरह बनी हुई हैं, दोनों तरफ आपको मिल जाएगी। आगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये देखिए दुकानें लगी हुई हैं। इन दुकानों पर बुद्ध से रिलेटेड या कोई सामान, बैग या घरेलू कोई छोटा छोटा सामान, जब आप यहाँ आएंगे तब आप इनको देख के कहेंगे कि हाँ ये वाकई में बहुत खूबसूरत बनाते हैं। एक बार देखिए पर्सनली, तब जा कर के आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। वीडियो में तो इतना ज़्यादा कुछ खास नज़र आती नहीं है ना। ये देखिए दूसरे साइड पे आपका ये दीवार पे जो है कि चित्रकारी। चलिए देखिए हम पहुंच गए हैं जो यहाँ का मूलगंध विहार है वहाँ पर। चलिए आइए अंदर चलते हैं, देख टिकट मिलता है कि नहीं, देखते हैं। नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का टिकट नहीं मिलेगा आपको, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। एक चीज़ बता दूं कि मैं काफ़ी देर से या बार बार मेरे मुंह से मंदिर निकल रहा है। दरअसल बुद्ध में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसको मंदिर नहीं कहते हैं, इसको जो है कि वो लोग विहार कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ बुद्ध के अवशेष रख करके उसको पूजनीय स्थल जहाँ जहाँ ऐसे हैं उनको जो है कि ये विहार बोलते हैं। जैसे जो अभी हम देखने जा रहे हैं इसका नाम मूलगंध विहार है, ना कि बुद्ध मंदिर। चलिए फिर अंदर चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं। तो ये जो विहार है
इसका उद्घाटन सन 1931 में हुआ था, लगभग आज से 94 साल पहले। ये 94 साल पुराना बुद्ध विहार है। इसका नाम मूलगंध कुटी विहार है, ना कि है इसको बहुत ज़्यादातर लोग इसको बुद्ध मंदिर से जोड़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका नाम मूलगंध कुटी विहार है। दक्षिण भारत के गुंटूर ज़िले में खुदाई हुई तो वहाँ से बुद्ध की अस्थियाँ वगैरह मिली, तो वही ला करके जो सामने पीली मूर्ति रखी, इसी के नीचे रखा गया है और उसी की वजह से ये बनाया गया है। ये जो आसपास आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र 1932 में जापान के कोसेसु नोसु करके एक व्यक्ति थे जो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट थे, उनको बुलाया गया था ये सारी पेंटिंग बनाने के लिए। इस पूरी पेंटिंग में चारों तरफ बुद्ध के का जो जीवन काल रहा है, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वो सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। जैसे इस पेंटिंग में सुजाता जब बुद्ध को खीर खिलाती हैं, उस समय का वर्णन है। इसमें बुद्ध की माँ को सपना आया था कि उनकी गर्भ में सफ़ेद हाथी प्रवेश कर रहा है। ये कुछ और घटनाओं की भी बाकी तस्वीरें हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं बाहर से देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना। पास रह कर के आँखों के सामने से देखने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि ये छोटा सा एक और मंदिर टाइप का है। इसमें बुद्ध की और उसके 5 शिष्यों की एक कुछ मूर्तियाँ हैं, जिसको देख के लगता है कि हाँ, यहाँ पर उपदेश दिया था उन्होंने। और उसके चारों तरफ ये देखिए, ये एक तरह के व्हील हैं, चक्र हैं, जिसको प्रेयर करते वक्त इसकी परिक्रमा लगाते हुए इसको धीरे धीरे हाथों से घुमाते हैं। छोटी बच्ची को देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए बुद्ध जो है वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए मूर्तियाँ वगैरह स्थापित की गई हैं। और ये देखिए वो यहाँ पर बाहर से जगह जगह से लोग आकर के यहाँ पर बैठ कर के प्रेयर वगैरह करते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ ये जो मूर्तियाँ भी रखी हैं पीले कपड़े से ढक दी गई हैं और उसके सामने बाउंड्री बना दी गई है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ब्राउन कलर की मूर्तियाँ थी और आप जाकर के उसको टच भी कर सकते थे। समय के साथ क्या क्या बदल जाता है ना। देखिए अभी हम दिखाते हैं, एक है क्लिप मेरे पास पड़ी हुई है, ये वाली देखिए, ये वाली है। तो हम आ गए हैं विहार से निकल करके यहाँ के म्यूज़ियम में, और यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं ये काफ़ी पुरानी हैं। इनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए और थोड़ी ही देर में इनके बारे में बता पाना भी थोड़ा मुश्किल है, और जिसकी वजह से इसके बारे में मैं कोई दूसरा वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं यहाँ की चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से बता पाऊँगा। और ये मेरा पहला वीडियो है और इसके साथ साथ धीरे धीरे जो भी कमियां होंगी मैं उसको दूर करूंगा और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा भी है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कोशिश करूंगा कि मैं इससे भी अच्छे वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो मैं दिखाना चाहता हूँ, और वो है ये गोल्ड की चीज़ें जो काफ़ी पुरानी हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, सामने देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। उसके अलावा ये एक चार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी अक्षर पहले कैसा लिखा जाता था पहली सदी में, और अब जाकर के इस सदी में वो कैसा लिखा जाता है। तो बीच की सदी तक कैसे कैसे उस अक्षर की लिखावट में बदलाव होते आए हैं वो इस जगह दिखाया गया है। और इसी में से हमारे झंडे का जो चक्र है वो लिया गया है।